नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। आज बात करेंगे चेतन भगत पर। चेतन भगत रोज बात करते हैं, चेतन भगत पर लोग रोज बात करते हैं। तो अब नई बात क्या? नई बात यह है कि चेतन भगत जो आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, उन पर आईआईटी और आईआईएम से पढ़ी हुई एक लड़की ने चोरी का इल्जाम लगाया है। ये हमारी आपकी तरह पेंसिल या रबर की चोरी नहीं है, ये कहानी की चोरी है। चेतन भगत ने, जिनकी पहली पहचान एक नॉवेलिस्ट के तौर पे है, अपना जो आखिरी नॉवेल लिखा वन इंडियन गर्ल, इस लड़की जिनका नाम अन्विता वाजपेयी है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि चेतन भगत ने उनका प्लॉट, उनका कॉन्सेप्ट चुराया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या चेतन भगत को डीयू के इंग्लिश के कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टीम मेंबर हैं प्रतीक्षा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बीए ऑनर्स करके आई हैं, मास्टर्स करके आई हैं। मेरी राय है कि पढ़ाया जाना चाहिए, इनकी राय है कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हम दोनों लोग अपने अपने तर्क पेश करेंगे, पर फिलहाल शुरुआत उस इल्जाम से, कोर्ट के उस फैसले से जिसके तहत चेतन भगत की किताब वन इंडियन गर्ल की सेल रोक दी गई है। प्रतीक्षा, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को वो कमेंट दिखाइए, वो बाइट दिखाइए उन महिला की कहानी जिन्होंने चेतन भगत पर चोरी का इल्जाम लगाया, जिसके बेस पे कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वन इंडियन गर्ल की सेल रोक दी जाए। काफ़ी सीन्स और सीक्वेंसेस सेम है, काफ़ी सारे नेम सेम हैं, एंड इन आइसोलेशन द ओनली पॉइंट इज़ कि इतनी सारी सिमिलरिटीज़ एक बुक में होना बहुत मुश्किल। दो लोग सेम सोच सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सेम सोचते हैं, वो एक डाउट की बात होती है। सो दैट्स द पॉइंट। और लीगल मैटर में हम लोग इसको आगे ले जाने, आई मीन वी ऑलरेडी हैव अ डेट इन जून, सो नेक्स्ट हियरिंग विल हैपन एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। देयर विल बी कन्वर्सेशन, उसके बारे में लोग, हम अपना पॉइंट रखेंगे, हमारे वकील लीगल टर्म्स में, और उनके वकील वो अपनी बात कहेंगे, कोर्ट समझेगा कि क्या मैटर है, उसके हिसाब से डिसीजन होगा, बातें होंगी। वन इंडियन गर्ल मेरे पत्रकारिता के जीवन की वो इकलौती ऐसी किताब है, नॉवेल है, जिसका मैंने वीडियो रिव्यू किया और मुझे वो रिव्यू करने में बहुत मज़ा आया। मैंने अभी तक 2 किताबों का वीडियो रिव्यू किया है, एक कन्हैया कुमार की किताब जो कि नॉन फिक्शन में, और एक फिक्शन में। चेतन भगत के नॉवेल पे किया गया ये रिव्यू मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि जिन लोगों ने वन इंडियन गर्ल नहीं पढ़ी है, जिन हिम्मती लोगों ने पढ़ी है उनको सलाम, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी पता चल जाए कि स्टोरी की बेसिक लाइन क्या है। अन्विता ने इसके अलावा एक फेसबुक पोस्ट भी लिखा है एज्यूम, उसमें भी आपने एक स्टोरी भी की है। क्या बातें कही गई उन्होंने? इन्होंने ये बताया है कि कैसे चेतन भगत ने इनकी, अभी आपने वीडियो में सुना ही होगा, कैसे इन्होंने सीक्वेंसेस कॉपी किए हैं, सीन्स कॉपी किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि वन इंडियन गर्ल में भी उसकी 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, शायद मैंने पढ़ी नहीं है, और मेरी किताब में भी 3 रिलेशनशिप। अन्विता वाजपेयी की किताब लाइफ ऑड्स एंड एंड्स शॉर्ट स्टोरीज की बुक है जो इन 3 थीम्स में बटी हुई है। नहीं, लाइफ ऑड्स एंड एंड्स इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, जिसमें एक कहानी है ड्राइंग पैरेलल्स। जो ये क्लेम कर रही हैं कि चेतन भगत ने इसका प्लॉट चुराया है। इनका ये भी कहना है कि 2014 में ये चेतन भगत से बैंगलोर के एक लिटरेचर फेस्टिवल में मिली थी, जहां इन्होंने अपनी किताब की एक कॉपी उन्हें पढ़ने के लिए दी थी। तो शी इज इम्प्लाइंग कि उन्होंने वहां से इनकी कहानी चुराई है। और चेतन भगत ने यह भी कहा है अन्विता के मुताबिक कि जब हमने उनको नोटिस भेजे वन इंडियन गर्ल के पब्लिश होने के बाद, तो चेतन भगत ने, मतलब वो इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस तरीके के कोई नोटिस नहीं मिले। नोटिस की तारीखें वगैरह हैं। अब ये सिविल कोर्ट में मामला गया है जहां से ये फैसला आया है। हाँ। आप चेतन भगत की राइटिंग को लेके बहुत ही दिलचस्प विचार रखती हैं। क्या मानना है आपका चेतन भगत की राइटिंग के बारे में? चेतन भगत की राइटिंग, आपने फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी है एक लंबी। चेतन भगत की राइटिंग से मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो ये कि उनके कैरेक्टर्स थ्रू आउट द किताब चेंज नहीं होते हैं। बड़ी फ्लैट कैरेक्टर्स, उनके 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट और राउंड। बहुत ही फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं चेतन भगत के, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ चेंज नहीं होता, और वो सेम चीज़ उनकी रिपीट होती रहती है हर नॉवल में। तो मुझे कुछ पर्सनली कुछ नया नहीं मिला उनकी पहली किताब के बाद, जो मैं उनको एक ऐसा राइटर मान सकूं जिसने ग्रोथ शो करी हो। ओके। और इस पर चेतन भगत भी अपने हिस्से की कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनके पास भी एक वकीलों की फौज खड़ा करने के संसाधन हैं। देखते हैं अन्विता वाजपेयी और चेतन भगत की, आईआईटी और आईआईएम के पढ़े इन 2 राइटर्स की लड़ाई कहाँ जाती है। लौटते हैं, आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में पॉपुलर फिक्शन कैटेगरी में चेतन भगत के पहले नॉवेल 5 पॉइंट समवन को शामिल करने पर, इसी नॉवेल
की कहानी के प्लॉट को और डेवलप करके राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स फिल्म बनाई थी। उस दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा और चेतन भगत के बीच जोरदार तकरार भी हुई थी। चेतन भगत का ये कहना था कि मुझे पर्याप्त क्रेडिट नहीं दिया गया। विदु विनोद चोपड़ा का ये कहना था कि हमने इनसे राइट्स खरीद लिए थे, सेवा शर्तों में सब कुछ लिखा हुआ है, अब जब फिल्म बड़ी और सफल हो रही है तो ये क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में जिक्र किया था, 5 Point Someone वो पहला नॉवेल था जो मैंने पढ़ा और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदी भाषी लोगों ने। तो पहले प्रतीक्षा के तर्क सुन लेते हैं जो ये कहती हैं कि चेतन भगत को दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? लिटरेचर को लेके मुझे ऐसा लगता है कि जब लिटरेचर को पढ़ाने का ये मकसद नहीं होता है कि आप पढ़ें और आप पढ़ के एंटरटेन हो जाएं। किताबें पढ़ने का ये मकसद ज़रूर होता है कि हम पढ़ के खुश, सेटिस्फाइड या जो भी कुछ फील करें, बट किताबों को पढ़ाने का ये मकसद नहीं होता है कि आप केवल लोगों को फन देना चाहते हैं। एज एकेडमिक्स जब आप किताबें पढ़ाते हैं तो आपका मकसद होता है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ एंट्री पॉइंट्स मिलें लिटरेचर के थ्रू, क्योंकि लिटरेचर सिर्फ फिक्शन या सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। लिटरेचर किसी भी सोसाइटी का एक सम टोटल होता है जो उस समय जो लिखा गया होता है, और उस समय उन टाइम्स के अंदर वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंट्री पॉइंट देता है, जो मुझे लगता है कि चेतन भगत की बुक से मुझे 21st सेंचुरी में मुझे नहीं लगता मुझे चेतन भगत से एंट्री पॉइंट मिलता है। प्रतीक्षा, मेरे 2-3 सवाल हैं। कोर्स का नाम है पॉपुलर फिक्शन। पिछले 20-30 सालों में क्या इससे पॉपुलर का मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा चर्चा में आया, पॉपुलर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना हम लोग, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फिक्शन इंडिया में इंग्लिश में लिखा गया हो चेतन भगत के अलावा? नो, आई मीन ऑफ कोर्स सब पढ़ रहे हैं चेतन भगत को, बट फिर पॉपुलर फिक्शन में उनको शामिल करने पे दिक्कत लगता क्यों? है कि हमें पॉपुलर और बेस्ट सेलर को कन्फ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पॉपुलर इज ऑल्सो वॉट लोग जो ज्यादा पढ़ रहे हैं। पॉपुलर सिर्फ अपने शाब्दिक अर्थ में पॉपुलर नहीं है, अब पॉपुलर इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर नाउ। सो मुझे नहीं लगता चेतन भगत उसमें फिट बैठते हैं। चेतन भगत बेस्ट सेलर में फिट बैठते हैं, बट पॉपुलर का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता मेरे हिसाब से, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, कि कोई किताब बहुत ज्यादा बिक गई है। किताब तो तभी बहुत बिकेगी ना जब वो पॉपुलर होगी, फिल्म तभी बहुत चलेगी, वो पॉपुलर होगी। कोई इसको क्लासिक नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि चेतन भगत के नॉवेल क्लासिक हैं, कोई उनकी तुलना 1984 से नहीं कर रहा है, कोई उनकी तुलना टू किल अ मॉकिंगबर्ड से नहीं कर रहा है। आई होप ये दोनों क्लासिक हैं, आई एम नॉट श्योर। जॉर्ज ऑरवेल का 1984, Neither am I, because we cannot really put things into classic and popular. किसी नॉवेल को कब क्लासिक कहते हैं? हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक अध्येता के तौर पे आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पैमाना होता है किसी चीज का एकेडमिक्स में शामिल हो जाना। जब कोई किताब बहुत ज्यादा कोई राइटर जब एकेडमिक्स में आ जाता है तो हम उसे क्लासिक की कैटेगरी में गिनना शुरू कर देते हैं। प्रतीक्षा, अपने देश में और बाहर भी एकेडमिक्स की एक पॉलिटिक्स है ना? जैसे भारत में लंबे समय तक ये इल्ज़ाम लगता रहा कि लेफ्ट लीनिंग वाली पॉलिटिक्स है। एक हिंदी का बहुत मशहूर नॉवेल है राही मासूम रजा का लिखा हुआ आधा गांव, चूंकि उसमें गालियां हैं इसलिए लंबे वक्त तक आज भी देश की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी के कोर्स में आधा गांव को, जो हिंदी का एक कालजयी उपन्यास है, एक क्लासिक नॉवेल है, उसको कोर्स में नहीं लगाया जाता है। वैसे ही नामवर सिंह जो मौजूदा वक्त में जीवित लोगों में हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं, उनके आलोचकी जीवन का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि वो समय रहते फणीश्वरनाथ रेणु के क्लासिक उपन्यास मैला आंचल की महत्ता को नहीं समझ पाए, है ना? तो कोर्स में शामिल होना एक पैमाना हो सकता है, इकलौता पैमाना नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है प्रतीक्षा कि चूंकि चेतन भगत सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जाने अनजाने, हमें पसंद हो या ना हो, इंग्लिश लिटरेचर का मतलब चेतन भगत और चेतन भगत सा लिखने वाले, चाहे वो दुर्जोय दत्ता हो, चाहे रविंदर सिंह हो, ऐसे लोग हैं। मैं जैसे हम लोग का हमेशा झगड़ा होता है कि हिंदी में आप मुक्तिबोध को पढ़ाइए, मुक्तिबोध महान कवि हैं, संघर्षमय जीवन रहा, पर हिंदी में
सिलेबस में आपको गोपाल दास नीरज को भी पढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग समझें कि ये लोकप्रिय क्यों हुए, भले ही उन पे आप ससंदर्भ व्याख्या की जरूरत ना हो। हिंदी में आप रीतिकाल के कवियों को और कबीर को पढ़ाइए, पर उसी हिंदी में आपको साहिल लुधियानवी और समीर को भी पढ़ाना पड़ेगा, जो हम पिक्चर वाली पोयम करते हैं। हिंदी में आप धर्मयुग के आंदोलन के बारे में बात करिए, जिसको लोग फोटोकॉपी करवा के पढ़ते थे, दिनमान पे बात करिए। पर हिंदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मैगजीन सरस सलिल पर भी बात करिए। और ये बातचीत सिर्फ सोशलॉजी में नहीं होनी चाहिए कि साहब समाज पढ़ रहा है तो। साहित्य का सोशलॉजी एक अनिवार्य अंग है। एमफिल पीएचडी में एक कोर्स होता है सोशलॉजी ऑफ लिटरेचर। तो हिंदी सोसाइटी में वो सारी चीजें जो लिटरेचर के नाम पे पढ़ी जा रही हैं, चाहे वो सस्ता साहित्य हो, चाहे लुगदी साहित्य हो, वो हिंदी के अकादमिक हलकों में बहस और विचार का विषय होना ही चाहिए। शायद इसी नियत से चेतन भगत के नॉवेल को, जो पिछले 20-30 सालों में इस देश में बिकने वाली किसी भी भाषा की सबसे ज्यादा किताब है, चेतन भगत से पहले इस देश में जो बेस्ट सेलिंग के आंकड़े मैंने सारे पब्लिशर से जुड़ाए, हैरी पॉटर के अनुवाद दबा के बिकते हैं, प्रेमचंद की कहानियां चूंकि कॉपीराइट फ्री हो चुकी हैं उसके अलग अलग किस्म के संस्करण बहुत बिकते हैं। इन दोनों की टक्कर में सिर्फ 2 चीजें बिकती हैं, रामचरितमानस का गुटका, जिसके आसपास कोई चेतन भगत नहीं पहुंच सकते, इतना बिकता है, और गीता 13 में सब में बांटी जाती हैं। वो 2 धार्मिक किताबें बरसों पहले लिखी गई। अगर फिक्शन पे लौट आए तो प्रेमचंद और हैरी पॉटर के अनुवाद के बाद चेतन भगत हैं, और उनके बराबर भी होंगे, समकक्ष भी होंगे अगर हिंदी के अनुवाद जोड़ लें। चेतन भगत की लगभग हर कहानी पे फिल्म भी बनी है। तो वो पॉपुलर फिक्शन राइटर हैं। अंग्रेजी में उन्हें पढ़ाया जाए और उनकी आलोचना की जाए, एक टेक्स्ट के लिए कंटेक्स्ट डेवलप हो, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप तो पढ़ी है, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब हम एकेडमिक्स में कदम रखते हैं तो हम एक स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, दैट आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर लिटरेचर। स्कूल तक आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े, आपकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी। जब आप किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन में घुस रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक करेक्ट एंट्री पॉइंट मिलना ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि हम कॉलेज में स्कूल लेवल फिजिक्स सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम फिजिक्स को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, या हम फिजिक्स का ओवरऑल जार्गन नहीं बदल देंगे। हम फिजिक्स को किसी और को समझाएंगे, किसी लेमैन को समझाएंगे, तो हम जरूर उसे सिंप्लीफाई करके बताएंगे। प्रतीक्षा, लेकिन फिजिक्स में और आर्ट्स में एक फर्क है, वो है सातत्य का फर्क। आपने 6ठी कक्षा में फिजिक्स, सपोज आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा या ऑसिलेशन, दोलन पे कोई सिद्धांत पढ़ा। जब आप बीएससी में ऑसिलेशन की और भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो जो 6ठी क्लास की थ्योरी थी वो अपनी जगह बची हुई है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो ग्रेजुएशन तक आते आते आपने अलग अलग दौर के अलग अलग राइटर्स को पढ़ा। ग्रेजुएशन तक आते आते आपकी साहित्य को समझने की समझ और विकसित हो गई है, तो कुछ नए राइटर्स या नए मूवमेंट भी ऐड हो गए। तो इसको हम एग्जैक्टली साइंस से कैसे कंपेयर करें? आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हम कॉलेज में कदम रखते हैं, अभी भी जितने बच्चे स्टेप इन करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में या किसी भी तरह में, 80-90% चेतन भगत पढ़ के आए होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं खुद व्हेन आई वाज स्टेप्ड इनटू माय ऑनर्स कोर्स, तब चेतन भगत वाज नॉट अ वेरी ओल्ड नेम। उनको 3-4 साल हुए थे और शायद उनकी 1 या 2 किताबें आई थी और सबने पढ़ रखी थी। आपने कब दाखिला लिया था? मैंने 2010 में, आई थिंक। तब तक तो उनकी 3-4 आ गई होंगी। हाँ, तो बट ही वॉज नॉट एज पॉपुलर जितने वो अभी हैं। तो तब वो कॉलम नहीं लिखते थे, मोदी जी के साथ सेल्फी ट्वीट नहीं करते थे, इंटेलेक्चुअल नहीं थे, एनीवे पॉलिटिकल कमेंटेटर भी नहीं थे। तो तब चेतन भगत को सबने पढ़ रखा था जब हमने एंटर किया था। एक चीज जो बेस्ट सेलर है वो ऑलरेडी बिक रही है, उसे ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं। जब आप उसे क्रिटिक करना सिखा रहे हैं, जब आप उसकी आलोचना करना सिखा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप वो एग्जाम्पल्स लें जिनका बच्चों का जिनसे एक्सपोजर नहीं है। जो चीज इजिली अवेलेबल है फ्रॉम इन पायरेटेड, नॉन पायरेटेड, ई बुक्स, किंडल वर्जन्स, पीडीएफ, एवरीवेयर, उसको वो स्टूडेंट खुद क्रिटिक करना सीखेगा। मुझे ससुराल सिमर का क्रिटिक करना नहीं सिखाया गया,
वो पॉपुलर का हिस्सा था। मुझे लिटरेचर ने थ्योरीज पढ़ाई, मैंने उसे खुद क्रिटिक करना सीखा। नहीं तो देखिए ऐसा हुआ ना कि 4 सैंपल्स आपको कोर्स में दिए गए, जिन पे 4 सिलेबस में किताबें जिन पे आपने वो थ्योरी अप्लाई की। दिस इज लाइक कि मैंने 14 शॉट्स सिखा दिए नेट प्रैक्टिस के दौरान, कोच के दौरान। केतन सामने बैठा होता है तो क्रिकेट के उदाहरण याद आते हैं, बाकी आप खुद एक्सप्लोर करो। तो ठीक है, चेतन भगत के कोई और नॉवेल होता। Does Chetan Bhagat have enough variety in him to give students entry point into all sorts of problems? देखिए, दो, जहां तक मेरी समझ है, 2 तरह की चीजें होती है। एक, आप ऑथर, जैसे हम लोग यहाँ हिंदी में स्पेशल पेपर होता था 4th सेमेस्टर में, जिसमें एक ऑथर कोर्स में होता था। तो हमारे यहाँ विकल्प में थे तुलसीदास, कबीर, निराला और शायद प्रेमचंद थे चौथे। तब उसको, जैसे जिसका स्पेशल पेपर प्रेमचंद था, उसे प्रेमचंद की सब चीजें पढ़नी थी, क्योंकि तब ऑथर कोर्स में था। चेतन भगत ऑथर कोर्स में नहीं, जिसका आपको पूरा वर्क पढ़ना है, उसकी एक किताब कोर्स में। जैसे नॉवेल के पेपर में 12 या 14 नॉवेल कोर्स में होते थे। चूंकि चेतन भगत का जो पहला नॉवेल है 5 Point Someone, वो उस जॉनर का अपनी तरह का पहला नॉवेल है, जिसको हम लोग कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्टाइल की अंग्रेजी, जो बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आप उरई के एंटायर स्पीकिंग कोर्स में 250 रुपए में अंग्रेजी बोलना सीखे वाले कोर्स में जाते हैं, तो पहली चीज कहते हैं अंग्रेजी का अखबार पढ़ो। तो कौन सा अखबार? तो वो हिंदू नहीं बोलते, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्टाइल की अंग्रेजी और कैंपस की स्टोरी, बहुत ही हल्की फुल्की सी स्टोरी की लड़का है आईआईटी में जाने की ख्वाहिश होती है। मतलब आईआईटी और आईएएस ये देश के 2 सबसे बड़े और सबसे श्रापित सपने हैं। और फिर वहाँ लड़की और लड़की के साथ सेक्स भी होता है। आप समझ रही हैं ना, ये हम सब लोगों के लिए, खासतौर पे हिंदी भाषी लोगों के लिए कितना बड़ा थ्रिल रहा होगा उसको पढ़ना। तो उसने एक कैनन तो एस्टेब्लिश किया ना, अच्छा बुरा जैसा भी, और साहित्य में अच्छा बुरा कैसा भी प्रतिमान बने, साहित्य के विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे तभी तो आलोचकी समझ विकसित करेंगे। मैं फिर से अपना पॉइंट रिपीट करूंगी कि जो ऑलरेडी उन्हें अवेलेबल है, जो हमारे चारों तरफ उनको टेक्स्ट अवेलेबल है, कंटेक्स्ट भी अवेलेबल है, उन्हें कॉन्टेक्स्ट मिल, जब वो पढ़ेंगे, जो जिन टेक्स्ट में थोड़ी डेप्थ है, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। जब वो चेतन भगत पढ़ते हैं, पर्सनली जब मैंने चेतन भगत पढ़ा तो मैं उसे एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ गई। एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा नहीं कि मैं कैरेक्टर से किसी तरह कनेक्ट कर रही हूँ। एक भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये नहीं लगा कि हाँ, किताब में 2 मिनट के लिए बंद करूं और मैं सोचूं। हाँ, वैसा तो वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब आप एकेडमिक्स में कदम रखते हैं तो यू आर गोइंग फॉर समथिंग मोर। लाइक रोमांटिक सुरेंद्र मोहन पाठक ऑफ अंग्रेजी। आई डोंट थिंक दैट गोली चली और सन्नाटा शहीद हो गया। तो जब आप एकेडमिक्स 65 लाख की डकैती में ये सीन है, क्यों डायलॉग? जी बोलिए। जब आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि अब मैं उस फील्ड में जा रहा या रही हूं जो और लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सो आई एम गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन नाउ। तो मुझे क्या जरूरत है, वही चीज दोबारा। एक आखिरी सवाल, ज्यादातर जो ऐसे लोग अंग्रेजी जिनकी पढ़ाई की पहली भाषा है, जिन्होंने अंग्रेजी का विपुल साहित्य पढ़ रखा है, उसमें चाहे शेक्सपियर के नॉवेल हो, चाहे कीट्स और शैली हो, शेक्सपियर के प्ले हो, माफ करिएगा, ये मुझे प्ले से याद आ गया। एक ब्लंडर हुआ था हम लोगों को, ये पत्रकारिता के इतिहास उसमें पढ़ाया गया था। प्रभास जोशी ने एक कॉलम लिखा था कि वो शायद आज तक न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट में आए थे, और तब ओंकारा रिलीज हुई थी, और एंकर ने बोल दिया था शेक्सपियर का नॉवेल, जो मैं अभी मेरी जबान फिसली और बोल गया। और तब प्रभास जोशी बहुत नाराज हुए थे, बताइए इन मोहतरमा को पता नहीं है कि शेक्सपियर ने कोई नॉवेल नहीं लिखा, नॉवेला नहीं लिखा, प्ले लिखा। माफ कीजिएगा, शेक्सपियर टाइप करेंगे तो उसमें सजेशंस में नॉवेल्स आता है। तो शेक्सपियर के प्ले हों या कविताएं हों या और भी क्लासिक उपन्यास हों जिनका जिक्र होता है बार बार, उन सब चीज़ों पे बात होती है। लेकिन अंग्रेजी के लोगों से हम जब भी बात करते हैं, क्योंकि वो वेल रेड हैं, खासतौर पे जो अंग्रेजी के लिटरेचर में आए हैं, तो उनकी चेतन भगत और चेतन भगत नुमा लेखकों को लेकर हमेशा एक ये राय होती है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी। क्यों है ऐसा? मतलब पॉपुलर, व्हाई पॉपुलर इज सो बैड? मुझे ऐसा लगता है एक चीज एलिटिज्म है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन पे एलिटिज्म का फॉल्स एलिगेशन लगता है। टू चूज व्हाट यू वांट टू रीड इज नॉट एलिटिज्म इन ऑल केसेस। मतलब टू चूज व्हाट टू रीड एंड देन डिस्कार्ड समवन without even reading and then telling others that he writes crap, it's some sort of elitism, na? That is wrong.
रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। मैंने 5.1 पढ़ी है, मैंने चेतन भगत की शुरुआती 3-4 किताबें पढ़ी हैं, फिर जब फाइनली 2 स्टेट्स में मैंने देखा। चेतन भगत के चेतन भगत बनने के पाप पुण्य की आप भी भागीदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना ही चाहिए। आप किसी को इस तरह रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब 2 स्टेट्स के बीच में पहुंच के मुझे लगा कि अब ये और मुझसे नहीं झेल सकती है, तब मैंने फाइनली चेतन भगत को बंद किया। और इनफैक्ट उसके बाद मैंने वो मेकिंग इंडिया ऑसम सम वो इकलौती किताब मैंने नहीं पढ़ी, मतलब उनके फिक्शन से ही मैं इतना तर गया हूं कि मैं उनका नॉन फिक्शन पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। मैंने पढ़ी है। सो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राइटर को इस तरह खारिज करना चाहिए, बट मुझे ये भी लगता है कि हम डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पे कि डेमोक्रेटाइजेशन है, इस नाम पे हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। दैट इज व्हाट आई फील। और वो एक रिप्रेजेंटेटिव वॉइस तो है, छपे हुए फिक्शन की, छपे हुए शब्दों की, लुगदी साहित्य ही सही। ऐसा हमें लगता है कि रिप्रेजेंटेटिव वॉइस है। आप यंग इंडियन राइटर्स को देखिए जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं और जिन्हें लोग पढ़ रहे हैं, और वो बिल्कुल भी चेतन भगत नुमा नहीं है। कौन लोग हैं ऐसे जिनको लोग पढ़ रहे हैं? मुझे नाम बताइए जरा 2-3 के। नाम मुझे नहीं याद है, बट देयर आर मेनी पीपल। आप किसी भी बुक स्टोर में जाइए, आप किताबें उठाइए, बहुत सारे यंग लोग हैं, बहुत सारे इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं जो दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा जाएंगे, आपको अपने फेसबुक पे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सुंदर कविताएं लिख रहे हैं, जो बहुत सुंदर नॉवेल्स लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं। कई बार उनके पास छपने की अपॉर्चुनिटी है, कई बार नहीं है। सो आई डोंट थिंक। अरविंद अडिगा, उनको तो बुकर प्राइज भी मिला, हालांकि वो बहुत ही एवरेज किस्म की किताब है। एवरेज है, हाँ बहुत। या अमिताभ घोष, वो तो अलग लीग के राइटर हैं। हाँ, अमिताभ घोष उम्र में भी बड़े हैं, और अमिताभ घोष की ट्रेनिंग भी अलग लेवल की है, बहुत ही एकेडमिक माहौल की उनकी ट्रेनिंग है। तो पलाडी, ये सब अलग लीग के हैं। हाँ, मतलब जो भी इंडियन इंग्लिश में राइटिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता चेतन भगत उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेतन भगत ओनली रिप्रेजेंट्स वन सेक्ट ऑफ पीपल, मेजर सेक्ट को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मेजरली बॉयज। अच्छा, बॉय सेंट्रिक तो है, बॉय सेंट्रिक है, बहुत ज्यादा बॉय सेंट्रिक है। तो वो खुद भी कहते हैं कि हर बार किरदार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेरा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वो लड़के हैं, उन्होंने वो रियलिटी जी हुई है, तो वो उसमें लिख सकते हैं, बट कितनी बार कितनी बार चेतन भगत एक ही कहानी को घुमा फिरा कर बताएंगे। आखिरी में साहित्य का अध्येता होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं यही कहूंगा आपसे, टेक्स्ट लिखा हुआ पढ़ना आसान है, हम सब करते हैं। उस लिखे हुए को किस संदर्भ में पढ़ा जाए, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा जाए, ये जानना बेहद जरूरी है। आप पहली मर्तबा गोदान को एक कहानी की तरह पढ़िए, दूसरी बार जब आप गोदान को पढ़ें तो अवध के किसान की चेतना के प्रकटीकरण के तौर पे पढ़ें। कैसे सामंतवाद का सिस्टम, ऋण का सिस्टम, ब्राह्मणवाद का सिस्टम, गाय के दान की इच्छा, गाय खरीदने और बाद में जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसको चुकाने के लिए वो ऋण लेता है, पिसता चला जाता है। जब इस संदर्भ में पढ़ेंगे, उस दौर के किसान की चिंता, बरतानिया हुकूमत और जमींदारी प्रथा के आलोक में गोदान नए मतलब खोलेगा। जब आप मैला आंचल को समाज में फैले जातिवाद और मठों और धार्मिकता के नाम पर हो रहे आडंबरों और व्यभिचार के संदर्भ में पढ़ेंगे, एक नया अर्थ खुलेगा। जब आप बाण भट्ट की आत्मकथा को लोक और शास्त्र के द्वंद्व के रूप में पढ़ेंगे, तब आपको उस डायलॉग का एक नया अर्थ खुलेगा जिसमें कहा जाता है कि किसी से मत डरो, ना गुरु से ना शास्त्र से। जब आप आधा गांव को पढ़ेंगे और आपको इस बात का इल्हाम होगा कि कैसे पहले फैजाबाद और बाद में लखनऊ के केंद्र में एक शिया संस्कृति, जिसको हम बार बार कहते हैं इस्लाम का भारतीयकरण, विकसित हुई और वो किस कदर इस देश की जड़ों में पैबस्ते, कितने भीतर बैठी हुई है। और इसलिए मजहब के नाम पे लड़ना, खास तौर पर गंगा जमनी तहजीब वाले इलाके में, कितना बेवकूफ़ाना है, ये समझने के लिए आपको राही मासूम रजा का आधा गांव पढ़ना ही होगा। टेक्स्ट पढ़िए, सही कंटेक्स्ट के साथ पढ़िए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। चेतन भगत पर फिलहाल इस बहस को यहीं पर रोकते हैं और आखिरी में जैसे वो ट्रिविया आता है ना सेट मैक्स की फिल्मों में, पहले मैं बहुत खुश होता था, अभी भी कोई बहुत दुखी नहीं हूँ। मेरा और चेतन भगत का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, 22 अप्रैल को, सिर्फ 10 साल का फर्क है। और इससे मुझे इस बात का यकीन होता है कि डेट ऑफ बर्थ, सितारों का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है।
ये महज इत्तेफाक है, आपके एक खास दिन खास तारीख को पैदा होते हैं। आप कैसे कर्म करते हैं अंततः इससे तय होता है। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी ईश्वर को मानने के उसमें या नियतिवाद को प्रोपेगेट करते हुए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे चाखा। और जब मैंने मानस अच्छे से घोंट ली तो मैं उनका प्रतिवाद किया करता था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। उठिए कर्म करिए, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। कब तक कुर्सी तोड़ते रहेंगे और फिर कहेंगे गर्दन पिराए रही है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, मेरे साथ थी प्रतीक्षा पीपी और कैमरे के पीछे अमतेश सिन्हा। कमेंट बॉक्स में बताइए चेतन भगत की राइटिंग को लेकर आपका क्या सोचना है, अन्विता वाजपेयी के इल्जामों पर आपका क्या सोचना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चेतन भगत के नॉवेल के पॉपुलर फिक्शन कोर्स में शामिल करने को लेकर आपका क्या सोचना है। हालांकि अभी इस प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव कमेटी और एकेडमिक काउंसिल की अनुमति मिलनी बाकी, जो प्रतीक्षा के मुताबिक मिल ही जाएगी, क्योंकि चेतन भगत मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के करीब हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी सरकार के मातहत है और इसी के हिसाब से चलती है। कोई छिपी हुई बात नहीं, जिसकी भी सरकार आती है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज फंक्शन करने लग जाती है। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारे और आपके बीच का राब्ता, हमारे और आपके बीच की मुखामुखम बातचीत यूं ही बदस्तूर जारी रहे। शुक्रिया।